नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीटेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिकरण, और इसके साथ हम देखेंगे शिक्षा का प्रकार व्यवस्था के आधार पर, और इसके साथ हम देखेंगे निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तीनों पॉइंट से एक एक नंबर आने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो 2-3 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो सामाजिकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या होता है? जब बालक जन्म लेता है, ठीक है, तो वह क्या करता है? हमारे यहाँ के समाज के मूल्यों को, व्यवहार को सीखता है और अपने व्यवहार का अंग बना लेता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिकरण कहाँ होता है? सामाजिकरण जो है घर में होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है, और कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। ठीक है, तो सामाजिकरण क्या होता है? तो जो मूल्य होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो हमारे समाज के स्वीकृत मूल्य होते हैं, जब धीरे धीरे हमारे व्यवहार का अंग हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सामाजिकरण कहते हैं। तो थोड़ा देखते हैं। हर्लॉक के अनुसार, हर्लॉक ने क्या कहा था? सामाजिकरण सामाजिक आशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करना है। ठीक है, समाज में कुछ मापदंड है, कुछ मूल्य हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता ही प्राप्त करना सामाजिकरण होता है। हैविंग हर्ट्स एवं न्यूगार्टन महोदय ने क्या कहा था? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज की स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा इन तरीकों को अपने व्यक्तित्व का अंश बना लेता है। ठीक है, वह क्या करता है? व्यवहार करना सीख लेता है। ठीक है, कैसे बात करना, कैसे व्यवहार करना है, हमारे क्या मूल्य हैं, आप जानते ही हमारे मूल्य हैं जो है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, दया, विश्व बंधुत्व, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो ये समस्त चीजें उसके जब व्यवहार का अंग बन जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना, तो उसी को हम कहते हैं सामाजिकरण। अब सामाजिकरण की, अब देखिए यहां से प्रश्न मिलेगा आपको, सामाजिकरण के मुख्य उपकरण क्या होते हैं या मुख्य एजेंसी? ठीक, तो 2 होते हैं। पहला प्राथमिक उपकरण, प्राथमिक उपकरण, प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत आता है परिवार, और द्वितीयक उपकरण, द्वितीयक उपकरण के अंतर्गत आता है विद्यालय। ठीक है, यहां से सीधे सीधे आपका प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, परिवार में जन्म लेता है, परिवार के मूल्यों को, मापदंडों को, रहन सहन को, ठीक है, व्यवहार करने के तरीकों को, खान पान को, ठीक, रीति रिवाज को क्या करता है? सीखता है। तो पहला उपकरण क्या हो गया? प्राथमिक उपकरण क्या हो गया? परिवार। तो यहां से सीधे सीधे आपका प्रश्न पूछेगा, तो प्राथमिक उपकरण क्या हो गया? परिवार हो गया। ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो कहां जाता है? विद्यालय। तो द्वितीय उपकरण क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय में भी क्या सीखता है? विद्यालय में एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और विद्यालय क्या है? विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है और वहां पे व्यवस्थित तरीके से सीखता है। तो यह हो गया आपका विद्यालय द्वितीयक उपकरण। इसीलिए, ठीक है, विद्यालय क्या करता है? समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए विद्यालय को जॉन डेवी महोदय थे, प्रगतिवादी शिक्षा के प्रारंभ करता थे। इन्होंने विद्यालय को क्या कहा था? लघु समाज। ठीक है, क्यों लघु समाज कहा था? क्योंकि विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। फिर विद्यालय से हम सीख कर कहां जाते हैं? फिर समाज में ही जाते हैं। तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण मापदंड है, जो मूल्य हैं उनको अपनाने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं।
इसकी दो एजेंसी है, दो उपकरण है, प्राथमिक है परिवार और द्वितीयक है विद्यालय, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं शिक्षा का प्रकार व्यवस्था के आधार पर। देखिए शिक्षा के बहुत से प्रकार हैं, व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन आपका जो सीटेट में आता है व्यवस्था के आधार पर, तो यह 3 प्रकार का है। इसमें पहला है औपचारिक शिक्षा, या इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है भाई? तो औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, ठीक है, विद्यालय में दी जाती है, इसको याद रखिएगा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसका सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। एक छात्र निर्धारित, शिक्षक निर्धारित, पाठ्यक्रम निर्धारित, परीक्षा फल निर्धारित, एक प्रवेश निर्धारित, जिसका सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात यह संकुचित शिक्षा का रूप है। अर्थात विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में किसी कैंपस का बाउंडेशन नहीं रहता है, यह जहां से भी मिल जाए, ठीक। अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? और अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह कहां से मिलती है? देखिए यहां से सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा, घर, परिवार एवं समाज से। घर, परिवार एवं समाज से। यहां से प्रश्न पूछता है कि घर से, परिवार से, समाज से मिलने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। विद्यालय से, विद्यालय में चलने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक। अगला है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है भाई? निरौपचारिक शिक्षा, तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जब सरकार को लगता है कि साक्षरता का स्तर क्या हो रहा है? घट रहा है या कम हो रहा है, तो साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए क्या करती है? बहुत सी योजनाएं प्रारंभ करती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा। साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए, साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए, के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा। जैसे, ठीक है, जैसे देख लीजिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 5 मई 1988 को। यह क्यों प्रारंभ किया गया था? यह प्रौढ़ शिक्षा के लिए। किसके लिए? ठीक है, यह प्रौढ़ शिक्षा के लिए। प्रौढ़ शिक्षा की उम्र क्या होती है? प्रौढ़ शिक्षा की उम्र होती है 15 से 35 वर्ष। इनके लिए प्रारंभ किया गया था। जो छूट गए हैं, भूले हैं, ठीक है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, तो जिससे साक्षरता स्तर बढ़कर। उसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995। इससे क्या करना था? इसमें जो प्राथमिक स्तर पे नामांकन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान। इसके अलावा यह 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इसके अलावा एक है राइट टू एजुकेशन, तो 2009, ठीक है, जो पूरे देश में कब से लागू है?
1 अप्रैल 2010। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? ठीक है, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब क्या? ये सब साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपका सीधे आता है। अब हम लोग देख लेते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण क्या है भाई? ठीक है, निदानात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है? निदानात्मक शिक्षण में किसी समस्या का, बालक से संबंधित, शिक्षा संबंधित किसी भी समस्या का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। बस एक लाइन में याद रखिएगा, किसी भी समस्या का पता लगाया जाता है। किसी भी समस्या का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। और जो है उपचारात्मक शिक्षण में किसी भी समस्या को जानकर उसका समाधान कर देना। ठीक है, उसका क्या कर देना? समाधान कर देना। ठीक, बस एक एक लाइन की बात है। तो यहां से आप लोगों के जो है 2-3 प्रश्न मिल जाने चाहिए। ठीक, फिर एक बार फिर अगर पूछता है सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है, तो परिवार। द्वितीयक एजेंसी क्या है? विद्यालय। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा घर, परिवार, समाज। निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए जब सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लॉन्च की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षण में किसी समस्या का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण में किसी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जो है देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। सीटेट में कम से कम 12-13 टॉपिक था, 13वां टॉपिक था जो है। इसी तरह जो है 7-8 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों का जो है 20 क्लास में सीटेट समाप्त हो जाएगा। अगर इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसको देखते रहिए। फिर उसके बाद फिर टेट, फिर सुपर टेट की श्रृंखला भी इसी चैनल से मिलेगी। ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा से अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।